जितनी भी स्लीप साइकिल्स होते हैं इनका जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स लॉन्ग होता है। ये सारे साइकिल्स जो हमने पढ़े हैं ना, स्टेजेस पढ़ी हैं, ये रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 7.5 घंटे सोते हैं तो हम इन साइकिल्स को 5 टाइम्स एक्सपीरियंस करेंगे। Now we are going to start our 5th chapter, that is about the states of consciousness or it's about the sleep. ठीक है, sleep and biological rhythms. Basically the name of this chapter is sleep and biological rhythm, and we can also say that states of consciousness. Consciousness होती क्या है? Consciousness is defined as the awareness that we have of ourselves. हमारे बारे में क्या अवेयरनेस है उसको हम कॉन्शियसनेस कहते हैं। हमारी इंटरनल स्टेट्स और हमारे इन्वायरमेंट से मुतालिक हम किस तरह से अवेयर हैं, दैट इज़ द कॉन्शियसनेस। सो अ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इनेबल अस टू इवैल्यूएट द इन्वायरमेंट एंड टू फिल्टर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इन्वायरमेंट थ्रू द माइंड। ठीक है, अब इसमें क्या कहते हैं, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस हमें इस काबिल करता है कि हम इन्वायरमेंट को इवैल्यूएट कर सकें और उस इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फिल्टर आउट कर सकें अपने ब्रेन के थ्रू। ये काफ़ी कम्प्लेक्स अक्रेंस है, कम्प्लेक्स प्रोसेस है हमारे माइंड का, ये कॉन्शियसनेस का। सो वन स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ दैट ऑफ बीइंग अलर्ट। स्टेटनेस की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, कॉन्शियसनेस की बहुत सारी स्टेट्स होती हैं, जिसमें एक स्टेट है अलर्टनेस एंड द एसोसिएटेड स्टेट ऑफ अराउजल। सो अलर्टनेस एंड अराउजल क्या है? इट इन्वॉल्व्स द एबिलिटी टू रिमेन अटेंटिव टू अवर सराउंडिंग्स। अपनी सराउंडिंग्स को लेके अटेंटिव होना, दैट इज़ कॉल्ड अलर्टनेस और अराउजल। इफ़ इट इज़ समथिंग दैट वी ऑफन टेक फॉर ग्रांटेड, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, हम उसके बारे में कितने अलर्ट हैं, कितने अराउजल हैं, हम उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल ये है कि जब हमारे आसपास छोटे छोटे बच्चे बैठे होते हैं, हमें लगता है कि वो अपनी खेल में मसरूफ़ हैं और हम अपनी बातों में मसरूफ़ होते हैं, एक दूसरे की बात कर रहे होते हैं या किसी से रिलेटेड कोई भी बात कर रहे होते हैं, तो बच्चे एट अ टाइम उसको सुन रहे होते हैं, वो अलर्ट होते हैं और उनकी ये जो अटेंटिव एबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा अराउज्ड होती है एट दैट टाइम। और हम इस चीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बच्चे हैं, इनको क्या समझ आएगी, और उसका पता तब लगता है जब बच्चा अचानक से मुड़ के आपकी बात का जवाब देता है या कहीं पर आपकी उन बातों को कोट कर देता है। सो ये बच्चों में ये अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, हम एडल्ट्स में भी होती है लेकिन बच्चों में कुछ ज़्यादा ही होती है। अब इसमें हमारे पास अगर कोई पेशेंट आता है तो उसमें बहुत सारे रीजंस की वजह से अलर्ट नहीं होते। कैसे अलर्ट नहीं होते? जब हम उनसे पूछते हैं कि इस वक्त टाइम क्या है, ये दिन कौन सा है, दिन का कौन सा हिस्सा है, ठीक है, इस वक्त सुबह है, शाम है, दोपहर है, टाइम क्या हो रहा है, दिन है या रात है। तो इस तरह की जब हम उनसे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो अवेयर नहीं होते, जिसके पीछे बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। सो अराइविंग इन सो कॉल्ड अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। सो हम इसको क्या कहते हैं? अल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के पेशेंट्स तो हैं लेकिन वो कॉन्शियस नहीं है, अलर्ट नहीं है, अराउज्ड नहीं है। अब इसकी कौन कौन सी रीजंस हो सकती हैं? वो हेड इंजरीज हो सकती हैं, टॉक्सिन्स हो सकते हैं या फिर कोई और मेडिकल कंडीशंस इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब इसके अलावा इसमें द एबिलिटी टू बी अलर्ट इज़ इम्पेयर्ड इन अ वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स। अब ये जो अलर्ट वाली एबिलिटी है ये इम्पेयर्ड हो सकती है, इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लाइक इसमें नार्कोलेप्सी, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, डिप्रेशन, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। तो ये कुछ हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये अलर्टनेस की हमारी डिसेबिलिटी हो सकती है या अलर्टनेस इम्पेयर्ड हो सकती है। Even without these disorders, it is not possible to maintain a heightened state of alertness indefinitely, and alertness varies over 24 hours cycle. अब ये जो हमारी अलर्टनेस है ना, ये वेरी करती है, जो 24 आवर साइकिल होता है, इस पूरे साइकिल में ये हमारी अलर्टनेस जो है वो वेरी करती रहती है। अलर्टनेस एंड अराउजल्स आर कंट्रोल्ड बाय स्ट्रक्चर्ड विद इन द ब्रेन स्टेम। अब हमारा ये जो अलर्टनेस है और अराउजल है, इसको हमारे ब्रेन का कौन सा स्ट्रक्चर कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन स्टेम। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो 24 आवर्स का साइकिल है, इसको हम रेटिकुलर फॉर्मेशन भी कहते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज द रेटिकुलर फॉर्मेशन, आल्सो नोन एज द रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और RAS।
सो रेटिकुलर फॉर्मेशन हमारे ब्रेन स्टेम के जो स्ट्रक्चर्स हैं इसमें ये सारा हमारे ब्रेन साइकिल को, अलर्टनेस एंड अराउजल साइकिल को ये कंट्रोल कर रहा है। अब बहुत सारे फिलोसफर्स और साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने कॉन्शियसनेस की नेचर के ऊपर बहुत डिबेट की और काफ़ी अरसे से ये कर रहे हैं, जिसमें पहला नाम विलियम जेम्स का है। ही स्पोक द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द कोग्निटिव साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट स्टैनबर्ग रेफर टू कॉन्शियस एज अ मेंटल रियलिटी दैट वी क्रिएट इन ऑर्डर टू अडॉप्ट टू द वर्ल्ड। अब हमारे पास ये दो टर्म्स हैं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का वर्ड किसने दिया था? विलियम जेम्स ने। और मेंटल रियलिटी का वर्ड किसने दिया था? रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है क्या? कौन बताएगा? Who can tell? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? यस, बी एक्टिव। बताएं जल्दी से, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ एक्टिवनेस कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस इज़ द फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस। एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे कॉन्शियस होना, बार बार हमारी अटेंशन का डाइवर्ट होना, एक चीज़ से दूसरी चीज़ पे जाना, दैट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। कि हम किसी एक ही चीज़ को लेके हम अलर्ट या अराउज नहीं होते, डिफरेंट हमारे डे में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं जिनको लेके हम अलर्ट होते हैं, दैट इज़ द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, द अनकॉन्शियस लेवल कॉमनली रेफर टू ऑटोमेटिक प्रोसेस। अनकॉन्शियस लेवल होते हैं जिनको हम ज़्यादातर ऑटोमेटिक प्रोसेसेस कहते हैं, जैसा कि अनकॉन्शियसली हम सांस ले रहे हैं, हमारा हार्ट बीट कर रहा है, तो ये क्या है? ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं। ये भी हमारे अनकॉन्शियसली ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? बिकॉज दीज अकर्स द ब्रेन टेल्स देम टू अकर, क्योंकि ब्रेन उन्हें कहता है कि ऐसा करना है। बट दे डू नॉट हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉन्शियस इंटरवेंशंस। अगर कॉन्शियस इंटरवेंशंस होती हैं तो फिर ये अनकॉन्शियस प्रोसेस जो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ये भी हैपन नहीं होता। सिगमंड फ्राइड ने ये जो अनकॉन्शियस है इसको कहा है इट्स एन एरिया ऑफ मेंटल लाइफ। ये एक मेंटल लाइफ का एरिया है। अनकॉन्शियसनेस इज एन एरिया ऑफ मेंटल लाइफ दैट हैज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। ये जो हमारा अनकॉन्शियस लेवल होता है इसका हमारी थॉट्स पर, फीलिंग्स पर और बिहेवियर्स पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और ये हमारी मेंटल लाइफ का एक एरिया है। अब इसको हम किस तरह से इस सारी मेंटल लाइफ को, इन थॉट्स को, फीलिंग्स को और बिहेवियर्स को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं? थ्रू सिम्टम्स, स्लिप ऑफ द टंग और फिजिकल एक्सीडेंट्स एंड ड्रीम्स फॉर एग्जाम्पल। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं जिनके थ्रू हम अकॉर्डिंग टू फ्राइड हम अनकॉन्शियस को रिवील कर सकते हैं, उनको असेस कर सकते हैं। हमारी क्या थॉट्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या बिहेवियर्स हैं, हम उसके सिम्टम्स के थ्रू, हमारा स्लिप ऑफ द टंग फिनोमिना होता है उसके थ्रू, और फिजिकल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं या फिर ड्रीम एनालिसिस के थ्रू हम इस अनकॉन्शियस को रिवील कर सकते हैं। कॉन्शियसनेस सर्व्स टू इम्पॉर्टेंट फंक्शंस। अब हमारे पास कॉन्शियसनेस के दो इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। फर्स्ट क्या है? कॉन्शियसनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर सेल्फ। कॉन्शियसनेस का काम क्या है कि हमें खुद को ट्रैक पर रखना, हमें इन्वायरमेंट के रिलेटेड बताते रहना और हमारा इन्वायरमेंट से रिलेशन क्या है ये हमें बताना। तो पहला कॉन्शियसनेस का मकसद तो ये हो गया। सेकंड क्या है कि ये जो हमारी कॉन्शियसनेस है ये सेकेंडली सर्व करती है, हमारे रोल को कंट्रोल करती है, हमारी प्लानिंग, आवर रिस्पॉन्सेज टू द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय दिस मॉनिटरिंग। और हम इस मॉनिटरिंग के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना, उसको कंट्रोल करना, इसमें भी हमारी कॉन्शियसनेस हमें हेल्प करती है। सो पहला क्या है? कॉन्शियसनेस हमें ट्रैक पर रखती है, हमें हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देती है और हमारा उसके साथ रिलेशनशिप बना के रखती है।
और दूसरा कॉन्शियसनेस क्या है, ये हमारे रोल को, प्लानिंग को, रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करती है और उसके अकॉर्डिंगली हम अपने थॉट्स, बिहेवियर्स और जो भी हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं, प्लानिंग होती हैं, इसी गैदर्ड इन्फॉर्मेशन के थ्रू जो हमें मॉनिटर की हुई होती हैं उनको प्लान कर रहे होते हैं। सो इस दो तरह से हमें कॉन्शियसनेस सर्व करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो कॉन्शियसनेस है इसके कुछ लेवल्स होते हैं। लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, हम डिफरेंट लेवल्स कॉन्शियसनेस के हम डेली लाइफ में हम उनसे कॉन्शियसली अवेयर भी नहीं होते, लेकिन हम डिफरेंट तरह के कॉन्शियस लेवल को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं अपनी डेली लाइफ में। आप ये बुक पढ़ रहे हैं और या फिर आप किसी पेन को टैप कर रहे हैं, अपनी लेग को मूव कर रहे हैं, या फिर कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं, उससे म्यूज़िक सुनते हुए अपने लेग्स और हैंड्स को मूव कर रहे हैं। सो दैट इज़ आल्सो द डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। हम कुछ चीज़ें कॉन्शियसली कर रहे होते हैं, कुछ अनकॉन्शियसली कर रहे होते हैं। एक कॉन्शियसनेस का लेवल है कि हम अपनी पेन को या अपनी लेग को कंट्रोल करें, जबकि दूसरा लेवल क्या है कि हम अपनी रीडिंग, जो हम रीड कर रहे हैं, उन वर्ड्स पर हम फोकस करें। ठीक है। रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेट्स अदर मोर सब्टल एंड कॉम्प्लेक्स इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। द फर्स्ट इफेक्ट इज मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। इसको हम फर्दर डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 14 में। जब हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये कब अकर होता है? अकर्स व्हेन द preferred stimuli we have seen before over novel stimuli, even if we do not consciously remember seeing the old stimulus. हमें ऐसी चीज़ों को याद रखना जो हमने पहले देखी थी, बाद में भी हम सेम चीज़ देख रहे हैं, लेकिन हमें वो जो हमने पहले देखी थी वो हमें ज़्यादा अच्छे से याद है, हालांकि हमने उसको अगर नहीं भी देखा, जस्ट सुना भी है, तब भी हमें वो याद रहती हैं। और ओल्डर स्टिमुलस को हम ज़्यादा कॉन्शियसली मेमोराइज कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ मेरे एक्सपोजर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, से रिसर्चर शो अ ग्रुप ऑफ रिसर्च पार्टिसिपेंट्स अ लिस्ट ऑफ नॉनसेंस टर्म्स फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये नॉनसेंस टर्म्स या सिलेबस, ये एक्सपेरिमेंट आपने सुना होगा कि हम कुछ लोगों को नॉनसेंस सिलेबस जिसके कोई मीनिंग्स नहीं हैं, हम उनको कुछ देर के लिए लोगों को दिखाते हैं और फिर हम कुछ देर के बाद उन्हीं लोगों को एक और लिस्ट दिखाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि वो उन टर्म्स को दोबारा से वर्बलाइज करें और उनको बताएं कि उन्होंने कौन कौन से सुने थे या लिख के बता दें। सो अब यहाँ पे क्या होगा? द मेरे एक्सपोजर इफेक्ट प्रिडिक्ट्स दैट ग्रुप विल चूज द टर्म्स दे सॉ प्रीवियसली। लोग ऐसे वर्ड्स को ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे जो उन्होंने पहले से देखे होंगे। इवन दो द ग्रुप कुड नॉट रिकॉल द फर्स्ट लिस्ट ऑफ नॉनसेंस टर्म्स इफ आस्क्ड। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि वो यहाँ पर जो पहले उन्होंने वर्ड्स देखे थे उनको वो ज़्यादा अच्छे से रिकॉल करेंगे या उनको ज़्यादा जल्दी चूज़ कर लेंगे या सिलेक्ट कर लेंगे। ऑन सम लेवल द ग्रुप नोज द फर्स्ट लिस्ट। इसके बाद इसी से बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड कंसेप्ट है जिसको हम कहते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग में क्या होता है? पार्टिसिपेंट्स रिस्पॉन्ड मोर क्विकली एंड एक्यूरेटली टू क्वेश्चंस दे हैव सीन बिफोर इवन इफ दे डू नॉट रिमेंबर सीइंग देम। तो ये बिल्कुल वही है जैसे हम मेरे एक्सपोजर इफेक्ट में देख रहे हैं। तो उसमें पार्टिसिपेंट्स कुछ वर्ड्स को बता देंगे कि जो उनको याद होंगे या जो पहली वाली लिस्ट में उन्होंने देखे थे उसमें से वो ज़्यादा अच्छे से जो वर्ड्स हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे जो उनके जहन में रह जाएंगे। लेकिन प्राइमिंग में क्या है कि वो बहुत क्विकली और एक्यूरेट क्वेश्चन का आंसर देंगे जो उन्होंने पहले लिस्ट देखी थी उस पर वो बिल्कुल सेम रिस्पांस देंगे जैसे उन्होंने वो नॉनसेंस सिलेबस देखी थी, टर्म्स देखी थी, उनको एज इट इज़ वो रिपीट कर देंगे। सो दैट इज़ अ प्राइमिंग। अब एक और फैसिनेटिंग फिनोमिना है जो अभी ये भी कॉन्शियसनेस का एक लेवल है जिसको हम कहते हैं ब्लाइंड साइट। ऐसे लोग जो ब्लाइंड होते हैं उनको चीज़ें समझ में आती हैं, वो किस तरह से चल लेते हैं, चीज़ों को परसीव कर लेते हैं, उनकी शेप बता सकते हैं। तो ये व्हाट इज़ दिस, ये भी एक कॉन्शियसनेस का लेवल है। अब ऐसे लोग जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड होते हैं, लेकिन वो फिर भी एक्यूरेटली चीज़ें किस तरह से मूव कर रही हैं, ऑब्जेक्ट्स किस तरह से मूव कर रही हैं, वो ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली ग्रैस्प कर सकते हैं, उठा सकते हैं
और हालांकि वो ये भी बताते हैं कि वो देख नहीं सकते। सो वन लेवल ऑफ देयर कॉन्शियसनेस इज़ नॉट गेटिंग एनी विजुअल इन्फॉर्मेशन। अब उनको कोई विजुअल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी वो सब कुछ एक्यूरेटली कर सकते हैं। सो दैट मीन्स द लेवल इज़ एबल टू सी एज डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय देयर बिहेवियर। सो वो अपने बिहेवियर्स के थ्रू डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, चीज़ों की लोकेशन बता सकते हैं, उनको ग्रैस्प कर सकते हैं। सो ब्लाइंड्स, जो लोग ब्लाइंड होते हैं, अगर उनकी ब्लाइंड आई साइट अगर उनकी वर्क नहीं कर रही, वो देख नहीं सकते, तो उनकी और बहुत सारी सेंसेस एक्टिव हो जाती हैं एट द सेम टाइम। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियसनेस consisting of different levels or layers is well established. Not all researchers agree about what the specific levels are, but some of the possible types offered by researchers are known in the following. Now you can see there are the types of consciousness. First one is the conscious level. Conscious level is the information about yourself and your environment you are currently aware of. Your conscious level right now is probably focusing on these words and their meanings. So that is a conscious level. आप जो पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, आप उस पर फोकस कर रहे हैं, उसे समझ रहे हैं, आप अपने इन्वायरमेंट से अवेयर हैं, कहाँ पे बैठे आप लेक्चर ले रहे हैं, सुन रहे हैं. So that is the conscious level. Then the next one is non-conscious level. So non-conscious level is body processes controlled by your mind that we are not usually or ever aware of. Right now, your non-conscious is controlling your heartbeat, respiration, digestion, and so on. As we have talked earlier about that, non-conscious level में ऑटोमेटिकली प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा है, वो उसको हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन हम उसे कॉन्शियसली अवेयर नहीं हैं. सो द थर्ड वन इज़ द प्री कॉन्शियसनेस. प्री कॉन्शियसनेस इज इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ और योर इन्वायरमेंट दैट यू आर नॉट करंटली थिंकिंग अबाउट. Not in your conscious level, but you could be. If I asked you to remember your favorite toy as a child, you could bring that pre-conscious memory into your conscious level. So ये क्या है हमारे पास pre-conscious, कि हम अपने environment और अपने मुतालिक बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होती हैं जिसके बारे में हम करंटली सोच नहीं रहे होते, लेकिन जैसे ही आपसे उसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप क्विकली उसका आंसर दे देते हैं, क्योंकि वो आपकी मेमोरी में pre-conscious में ही पड़ा है. So you can memorize that. जैसे कि हम ग्रुप में बात कर रहे थे कि वो नून लीग की हुकूमत में हमें लैपटॉप मिला, या फिर इमरान खान की हुकूमत ने हमें राशन कार्ड्स दिए. सो ये क्या है कि हम उसके बारे में करंटली सोच नहीं रहे होते, लेकिन जब उसके बारे में बात होती है तो हम क्विकली हम उन चीज़ों को मेमोराइज़ कर लेते हैं कि हाँ किस दौर में क्या हुआ था या हमारे बचपन में क्या हुआ था. देन द फोर्थ लेवल इज़ सबकॉन्शियस लेवल. Now the subconscious क्या है? Information that we are not consciously aware of, but we know must exist due to behavior. The behaviors demonstrated in examples of priming and mere exposure effects suggest some information is accessible to this level of consciousness, but not to our conscious level. सबकॉन्शियस लेवल में क्या होता है कि हमें पता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी हुई हैं, हम अपने बिहेवियर्स उनको बता भी सकते हैं, लेकिन हम इसमें आ जाता है प्राइमिंग एंड मेरे एक्सपोजर इफेक्ट. इस लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में आ जाता है कि हमें पता है कि हमारी मेमोरी में ये चीज़ें हैं या हमने इसको देखा था, लेकिन हम उसको अपने कॉन्शियस लेवल पर नहीं ला पाते. सो दैट इज़ द सबकॉन्शियस लेवल. द नेक्स्ट एंड लास्ट लेवल इज़ द अनकॉन्शियस लेवल. Psychoanalytic psychologists believe some events and feelings are unacceptable to our conscious mind and are repressed into the unconscious mind. Many psychologists object to this concept as difficult to impossible or impossible to prove. अब ये क्या है, इसको हम फर्दर हम जब 10th चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें हम अनकॉन्शियस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हम उसमें ज़्यादा डिटेल में देखेंगे, तो उस साइकोएनालिटिक थ्योरी के साथ हम इसको और डिटेल में देखेंगे कि अनकॉन्शियस लेवल क्या है. बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट इस बात के ऊपर बिलीव नहीं करते कि अनकॉन्शियस लेवल भी कोई होता है, क्योंकि इसके बारे में कंसेप्ट देना भी काफ़ी मुश्किल है और इसको प्रूव करना भी काफ़ी मुश्किल है कि अनकॉन्शियस लेवल भी कुछ होता है. बेसिकली बिलीव ये है कि हमारे बहुत सारे इवेंट्स और फीलिंग्स ऐसी होती हैं जिनको हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम उनको हमारा कॉन्शियस माइंड उनको एक्सेप्ट नहीं करता और वो कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में रिप्रेस हो जाती हैं वो फीलिंग्स, तो हम उसको कहते हैं अनकॉन्शियस लेवल.
सो दीज आर द 5 लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस. उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास द कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट ऑन अ continuum starting from controlled processing where we are very aware of what we are doing and moving on to automatic processing where we perform tasks mechanically such as brushing our teeth. The continuum proceeds through the daydreaming, a state in which we can regain consciousness in a moment, and meditation. सो ये सारी क्या हैं, ये कंट्रोल्ड प्रोसेसिंग है जो ऑटोमेटिकली सारी प्रोसेसिंग हो रही है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी. ये नॉन कॉन्शियस होती हैं, ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग होती है. हम चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं या मैकेनिकल कोई काम कर रहे हैं, वो भी हमारी इस ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग में आता है, नॉन कॉन्शियस लेवल में आता है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं स्लीप और ड्रीमिंग की, कि स्लीप और ड्रीम्स क्या हैं. स्लीप क्या है, ये एक आल्टर्ड स्टेट है कॉन्शियसनेस की. अभी तक जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो स्लीप की फंक्शनिंग को समझ नहीं पाए, लेकिन वन थ्योरी होल्ड्स दैट स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर रेट्रोएक्टिव प्रोसेसेस. इफ़ दिस थ्योरी इज़ करेक्ट, सो द फर्स्ट थ्योरी क्या कहती है कि स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर रेट्रोएक्टिव प्रोसेस. अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर ये थ्योरी ठीक है तो सम केमिकल्स हैं जो हमारी बॉडी में इंड्यूस्ड होते हैं या प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ स्लीप. ठीक है. रिसर्चर्स हैव डिस्कवर सम न्यूरोकेमिकल्स. रिसर्चर्स ने कुछ न्यूरोकेमिकल्स भी डिस्कवर कर ली हैं और उसमें सबसे मेजर नाम है मेलाटोनिन का. मेलाटोनिन दैट प्ले अ रोल इन स्लीप, येट डेफिनेट काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन अ ब्रेन केमिकल एंड द कंट्रोल ऑफ स्लीप हैज़ नॉट बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड. लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मेलाटोनिन एक ऐसा न्यूरोकेमिकल है जो हमारी बॉडी में उस वक्त प्रोड्यूस होता है जब हम लाइट्स ऑफ कर देते हैं, हमारे आसपास अंधेरा हो जाता है. तो क्या होता है, हमारा मेलाटोनिन लेवल जो है न्यूरोट्रांसमीटर, ये हमारी बॉडी में रिलीज़ होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमें नींद आती है. और अगर जैसे ये लाइट्स हम ऑन कर देते हैं तो इसका लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता आप उठ जाते हैं. और उसके अलावा अगर आप बेशक लाइट्स ऑफ करके रखें तो आप कब दिन हो गया और आधा दिन गुजर भी गया तो उसका पता ही नहीं लगता. शर्त ये है कि आपके रूम में बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, कोई शोर नहीं होना चाहिए, तब ये मेलाटोनिन जो है वो आपकी बॉडी में रिलीज़ होता है. अब हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है कि दिन हो गया या रात हो गया, तो इसमें जो हमारा रेटिना है ना, इसका बड़ा अमल दखल है, रोड्स एंड कॉन्स. सो इसमें अमल दखल किसका ज़्यादा होता है, कॉन्स का होता है. ठीक है. सो उससे हमारी बॉडी को इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है कि इस वक्त दिन हो गया है या रात हो गई है, और ये सारी चीज़ें फिर आपस में इंटरलिंक्ड हो जाती हैं. अब इस पे बहुत सारी रिसर्चेस होने के बाद हमें ये पता लगा कि जो स्लीप है, ये इसकी नीड फॉर स्लीप इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. ठीक है. स्लीप के लिए जो हमारी स्लीप की जो ज़रूरत है हमारी बॉडी को, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. 124 साइकिल विदाउट स्लीप इज़ टॉलरेबल. अब यहाँ पे आपने इन स्लीप साइकिल्स को याद रखना है कि जो हमारा एक पूरा साइकिल होता है ना, जिसको हम सर्काडियन रिदम कहते हैं, आगे चल के हम इस टर्म को भी देखेंगे कि ये क्या होती है. सो ये क्या होता है कि 24 आवर्स का एक ड्यूरेशन होता है कि 24 आवर्स में हमें सोना है, 7 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे एज़ पर एज. ये कुछ स्लीप साइकिल्स की ड्यूरेशन भी बताई हुई कि इतने घंटे की स्लीप ज़रूरी है. अगर हम 24 घंटे विदाउट स्लीप गुजार लेते हैं तो वो टॉलरेबल है, हम उसको बर्दाश्त कर सकते हैं. बट द सेकेंड सच साइकिल इज़ कंसिडरेबली मोर डिफ़िकल्ट. सेकेंड साइकिल गुजारना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है. मतलब अगले 24 घंटे और आपने 48 घंटे गुजार दिए हैं बिना सोए. अब हमारे पास थर्ड 24 साइकिल मीन्स थर्ड डे स्टार्ट हो गया है, तभी आप नहीं सोए. तो इस स्टेज में अब आपको हेलुसिनेशंस स्टार्ट हो सकती हैं या फिर डिल्यूजन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं. थर्ड डे के बाद तो कितने घंटे हो गए 24 मल्टीप्लाई बाई 3. कैलकुलेशन भी वीक हो गई है. 72 आवर्स. यस. तो 72 घंटों के बाद 72 घंटे गुजर गए, अभी भी आप नहीं सोए, तो अब आपको कौन सी सिम्टम्स अपेयर हो सकती हैं, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन्स.
उसके बाद अब आपने 24 घंटे और गुजार दिए हैं, मतलब चौथा दिन आपका स्टार्ट हो गया है और आपके 96 घंटे गुजर चुके हैं विदाउट स्लीप, देन इट मे लीड टू पैरानोया एंड अदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। पैरानोया क्या होता है? पैरानोया क्या होता है कि हम थिंक करते हैं, फील करते हैं और हमारा बिलीव बन जाता है किसी भी चीज़ को लेके। अब पैरानोया में बेसिकली क्या होता है कि सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वी फील, हम फील क्या करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि हम थिंक क्या करते हैं, और थर्ड पे हम देखेंगे हम बिलीव क्या होता है हमारा पैरानॉइड में। सबसे पहले हम फील करते हैं लाइक एवरीवन इज स्टेयरिंग एट यू और टॉकिंग अबाउट यू। ये हम फील करते हैं कि सारे लोग आपकी तरफ आपको घूर रहे हैं और आपके बारे में बात कर रहे हैं। फिर सेकंड हम थिंक करते हैं कि पीपल आर ट्राइंग टू मेक यू फील बैड, लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आपको बुरा फील करवाएं। या थर्ड आपका ये बिलीव होता है कि या गवर्नमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी इंडिविजुअल है वो आपको स्पाई कर रहा है और आपको फॉलो कर रहा है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द पैरानोया। इसके अलावा दूसरी साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस भी अपेयर होती हैं। सो ऑल द सिम्टम्स ऑफ स्लीप डेप्रीवेशन डिसअपेयर व्हेन द डिप्राइव्ड पर्सन इज अलाउड टू स्लीप अगेन। अब ये जितनी भी स्लीप साइकिल्स थी जो हमें इन 4 दिनों में महसूस हुई, पहले हमने टॉलरेट किया, फिर हमारे लिए डिफ़िकल्ट हुआ, फिर हेलुसिनेशंस और डिल्यूशंस अपेयर हुए, फिर पैरानॉइड टाइप पर्सनालिटी हमारे अंदर थोड़ी बहुत शो होना शुरू हो जाती है या कुछ और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। तो ये सारी सिम्टम्स या स्लीप डेप्रीवेशन, स्लीप की कमी डिसअपेयर हो जाती है अगर इस पर्सन को हम सोने दें, उनको सुला दें। तो ये सारी जितनी भी हमें डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, डिस्टर्बेंसेस आ रही थी, वो सारी डिसअपेयर हो जाएंगी। और अगर ये बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाए कि आप महीना हो गया या हफ्ता हो गया आप सोए नहीं हैं, देन देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर क्लिनिकल अटेंशन। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक और पैटर्न है। ये तो हो गया कि हम कितने घंटे सोते हैं या नहीं सोते, तो कैसी कैसी सिम्टम्स अपेयर होती हैं या कैसी अपेयर नहीं होती। Another approach to the study of sleep is to investigate the pattern of sleeping। अब यहाँ पर हम इसमें हम स्लीपिंग के पैटर्न्स को इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो sleeping generally occurs in humans during the time their area of the world is in darkness, that is at night। So sleep generally कब होकर होती है? नाइट टाइम में, जब हमारे आसपास दुनिया अंधेरी हो जाती है। पीपल, ऐसे लोग जो एक्सट्रीम नॉर्दर्न या सॉर्दर्न एक्सपोजर्स में रहते हैं जहाँ पर लाइट ऑलमोस्ट 24 घंटे रहती है, तो वहाँ पर वो लोग ऐसी कंडीशंस क्रिएट करते हैं अपने आसपास कि वो अंधेरा हो सके और वो सो सकें। अब ये क्या होते हैं, हमें कैसे पता लगता है कि दिन हो गया या रात हो गया? हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है? हम कैसे ऑटोमेटिकली हमें नींद आना शुरू हो जाती है? तो ये कहाँ पे डिपेंड करता है? हमारी बॉडी टेम्परेचर और हमारे अदर फिजियोलॉजिकल मार्कर्स होते हैं जो हमें डे और नाइट पैटर्न को फॉलो करने में हेल्प करते हैं, और इन्हीं पैटर्न्स को हम कहते हैं सर्काडियन रिदम। अब हमारा बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जब हम मॉर्निंग में उठते हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है। ड्यूरिंग द डे टाइम ये बॉडी टेम्परेचर काफ़ी पीक पर होता है और अर्ली आफ्टरनून इट डिप्स एंड देन बिगिंस टू ड्रॉप अगेन बिफोर स्लीप एट नाइट। और जैसे ही हम रात होना शुरू हो जाती है तो ये जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है ये ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ द पैटर्न वेरीज बाय इंडिविजुअल एंड सर्काडियन रिदम आल्सो वेरी विद एज। और ये जो हमारा सर्काडियन रिदम है ये एज पर एज भी वेरी करता है। न्यू बॉर्न्स कैन स्पेंड 2/3 ऑफ अ डे स्लीप। जैसे हमें पता है कि हमारे जो न्यू बॉर्न्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो ज़्यादा टाइम सोते हैं और थोड़ा टाइम वो जागते हैं। ठीक है, इसी तरह जो हमारे ओल्डर एडल्ट होते हैं टेंड टू पीक इन द मॉर्निंग एंड डिक्लाइन एज डे प्रोग्रेसेस। जब ये मॉर्निंग में उठते हैं ना तो हमारे जो ओल्डर एडल्ट होते हैं तो वो काफ़ी एक्टिव होते हैं मॉर्निंग टाइम में, और लेकिन जैसे जैसे डे गुजरता जाता है उसके साथ साथ वो डल हो जाते हैं। लेकिन जो एडोलसेंट्स हैं या यंग एडल्ट हैं हमारे जैसे, ये कब ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं? लेट एनर्जेटिक इन द मिड टू लेट इवनिंग। तो ये जो हमारा इवनिंग वाला टाइम होता है ना, हम उसमें ज़्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं। इज़ दैट सो? मुझ पे तो ये अप्लाई होता है बिकॉज मैं ज़्यादा एनर्जेटिक, ज़्यादा इवनिंग टाइम है, जब वो अफ्तारी वाला टाइम होता है ना उसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं। क्विकली ये भी हो रहा है वो भी हो रहा है, और सुबह में बाकी सारा दिन ऐसे लेजीनेस में जाता है। होता है किसी के साथ ऐसे?
अब यहाँ पे सिरका का मतलब है अराउंड, डिया का मतलब है डे, इसी तरह सिरकाडियन का मतलब हो गया अराउंड द डे। सो अराउंड द डे हमारी पूरी बॉडी का क्या रिदम होता है, हम उसको कहते हैं सिरकाडियन रिदम। सो अब हमारे पास चाहे वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल डार्कनेस है, आल्सो इन्फ्लुएंसेस द बायोलॉजिकल क्लॉक बाय एक्टिवेटिंग लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स इन द रेटिना। अब ये दोनों चाहे वो हमारी डार्कनेस जो हमने क्रिएट की है वो नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, अब इन दोनों तरह से क्या होता है, हमारे रेटिना पे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं, लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर्स हैं, ये वहाँ एक्टिवेट हो जाते हैं विद द बायोलॉजिकल क्लॉक। सो फोटो रिसेप्टर्स सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन्स पाइनियल ग्लैंड। अब ये जो फोटो रिसेप्टर्स क्या हैं, ये ब्रेन के पाइनियल ग्लैंड पे मैसेज सेंड करते हैं। अब ये रीजन रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन। सो हमने पहले एक न्यूरोट्रांसमीटर की बात की, दैट इज़ द मेलाटोनिन। अब ये यहाँ कहाँ से ये इसकी प्रोडक्शन होती है, पाइनियल ग्लैंड से, और ये पाइनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है मेलाटोनिन की प्रोडक्शन के लिए। सो अब क्या होता है कि ये फोटो रिसेप्टर्स जो हमारे रेटिना पर मौजूद हैं, ये पाइनियल ग्लैंड में उसके सिग्नल्स भेजते रहते हैं। तो पाइनियल ग्लैंड को जब ये सिग्नल मिलना बंद हो जाते हैं तो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द अर्थ एंड सन, the natural day-night rhythm is 24 hours. Our circadian rhythm generally match this pattern. अब क्या है, जो हमारा दिन और रात का जो साइकिल होता है ना, हमारा सर्काडियन रिदम भी बेसिकली इसी पैटर्न के साथ मैच करता है। हमारा सर्काडियन रिदम भी 24 घंटे का होता है, जैसे दिन और रात होते हैं। सूरज और सन का जैसे ताल्लुक है कि वो आगे आ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरह से हमारा ये बॉडी सिस्टम जो है, सर्काडियन रिदम है, वो भी इसी पैटर्न पे वर्क कर रहा होता है। अगर हम अपने जितने भी हमारे एरियाज़ में जहाँ से हमें लाइट आ रही है, जैसे कि सनलाइट है, क्लॉक है या टेलीविज़न है, इन सारी चीज़ों को अगर हम रिमूव कर दें तो हमारा ये जो सर्काडियन रिदम है 24 आवर्स का, ये रफली 24 आवर्स का रिदम हो जाएगा। इस 24 आवर्स का अगर ये रिदम हो जाता है तो हम इसे कहते हैं फ्री रनिंग रिदम। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि जो हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टू सेटिंग अवर सर्काडियन रिदम्स। रैपिडली चेंजिंग दीज स्टिमुलाई सच एज इन द केस ऑफ ट्रैवलिंग अक्रॉस टाइम जोन्स कैन डिस्टर्ब सर्काडियन रिदम। इन दिस एग्जाम्पल द रिजल्ट कैन बी द अनप्लेजेंट फीलिंग्स एसोसिएटेड विद जेट लैग। अब हम अगर ट्रैवल कर रहे हैं और उसकी वजह से हमारा सर्काडियन रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, तो फिर जैसे जैसे सफ़र गुजरता जाता है, क्योंकि वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो हमें उस सफ़र से रिलेटेड अनप्लेजेंट फीलिंग आना शुरू हो जाती हैं और हम काफ़ी टायर्ड फील करना शुरू कर देते हैं। सो इससे हमें क्या पता लगता है कि स्लीप इटसेल्फ इज़ नॉट अ यूनिफॉर्म प्रोसेस। ये एक यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है कि हमेशा एक जैसा ही चलता रहता है कि हमें इस वक्त सोना है तो इस टाइम जागना है। ये यूनिफॉर्म प्रोसेस नहीं है, इसमें अप एंड डाउन्स आते हैं। अब इस सारी चीज़ों को हमने चेक करने के लिए कि ये यूनिफॉर्म प्रोसेस क्यों नहीं है या इसमें कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं, द स्लीप कैन बी डिवाइडेड इनटू स्टेजेस। अब हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, स्लीप को हमने स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। और हम इस स्टेजेस पे कैसे डिवाइड किया है, हमने अपने ब्रेन वेव के पैटर्न्स के थ्रू। और ये ब्रेन वेव्स जो होती हैं, इनको किस तरह से मेजर किया जाता है, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम मींस EEG के थ्रू हम इन ब्रेन वेव्स को, ब्रेन पैटर्न्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं। और उसी आइडेंटिफिकेशन के थ्रू ये हमने स्लीप साइकिल्स आइडेंटिफाई किए। अब इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह की वेव्स आती हैं। जैसे हमने एक मैथ में हम याद रखते हैं, मैथ में या फिज़िक्स में, आई थिंक फिज़िक्स में, अल्फ़ा, बीटा, थीटा एंड डेल्टा वेव्स तरतीब होती है ना। तो यहाँ पर इस स्टेज में आपने जो हमारी स्लीप स्टेजेस होती हैं, इसमें आपने अल्फ़ा को सेकंड नंबर पे रखना है, बीटा पहले पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम अक्सर गड़बड़ कर देते हैं, अल्फ़ा को फर्स्ट नंबर पे ले आते हैं। सो बस यहाँ पे थोड़ा सा उलट करना है, अल्फ़ा बीटा होता है ना, तो आपने बीटा अल्फ़ा कर देना है। बीटा वेव्स एक्टिवली इज़ हैपनिंग। बीटा वेव्स कब होती हैं, जब हम एक्टिव हो रहे होते हैं, while still awake but more relaxed, then we drift into alpha waves। बीटा वेव्स कब होती हैं, जब हम जाग रहे होते हैं। अल्फ़ा वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं जब हम जाग तो रहे होते हैं लेकिन हम काफ़ी हद तक रिलैक्स हो चुके होते हैं कि बस अब हमें सोना है।
देन वी ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लीप, उसके बाद हम सो जाते हैं, और उसके बाद जब हम सो जाते हैं तो थीटा वेव्स स्टार्ट हो जाती हैं। एक्टिविटी टेक्स ओवर, अब ये सारी एक्टिविटी जैसे ख़त्म होती है, देन इन स्टेज 2 स्लीप अ पैटर्न ऑफ वेव्स नोन एज स्लीप स्पिंडल्स अपेयर्स। दीज स्पिंडल्स आर occasionally broken up by K complexes which are large and slow waves। अब यहाँ पर मैं आपको ये दिखाती हूँ पिक्चर में, ये पिक्चर है आपके पास, ठीक है। सबसे पहली हमारी स्टेज है अवेक, जिसमें हम जाग रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास स्टेज 1 आती है जिसको हम नॉन रैम स्लीप कहते हैं, N1 या थीटा वेव्स। यहाँ पर ये थीटा वेव्स हैं जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल काफ़ी स्लो हो गई हैं, लाइक हम रिलैक्स हो गए हैं और ऑलमोस्ट सो गए हैं। सो दैट इज़ द थीटा वेव्स। फिर हमारे पास स्टेज 2 स्टार्ट होती है जिसको हम नॉन रैम स्लीप या R2 भी कहते हैं। इसमें आपको यहाँ पे स्लीप स्पिंडल्स नज़र आते हैं। ये स्लीप स्पिंडल्स कब अपेयर होते हैं? जब हम सो रहे होते हैं और बहुत सारे दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज़ या बहुत सारे ख्यालात एक के बाद एक कॉन्टीन्यूसली हमारे ब्रेन में आ रहा होता है, तो उस वक्त ये स्लीप स्पिंडल्स बनते हैं। मतलब इस कदर जंबल होती हैं ये सारी फ्रिक्वेंसीज, वेवलेंथ्स आपस में, इनका एम्पलीट्यूड भी इतना मतलब कंप्रेस होती हैं ये सारी जो हमारी वेव्स हैं। और उसके बाद के कॉम्प्लेक्स कब होता है? जब ये ब्रेन की एक्टिविटी थोड़ी सी हाई होती है लेकिन किस तरह की कोई थॉट्स नहीं आ रही होती, हम ऑलमोस्ट नियर टू स्लीप, सो चुके हैं और हमें यहाँ पे कोई ख्याल नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारी स्टेजेस होती हैं कि अचानक से स्लीप स्पिंडल्स आते हैं, बहुत सारे अचानक से ख्यालात, फिर अचानक से दिमाग गुम हो जाता है, फिर से स्लीप स्पिंडल्स के आप फिर से जाग रहे हैं और बहुत सारी सोचें जहन में आ गई हैं। तो उसके बाद फिर से ये के कॉम्प्लेक्स मतलब सोचे अचानक से गायब और आप सो जाएं। तो इसी तरह से ये सारी स्टेजेस चलती जाती हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में फोर्थ या स्टेज नंबर 3 एंड 4 जिसको हम नॉन रैम स्लीप या N3 भी कहते हैं, इसमें आपको मिलेंगी डेल्टा वेव्स। डेल्टा वेव्स क्या होती हैं? डेल्टा वेव्स आर मोस्ट कॉमन। डेल्टा वेव्स होती हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन होती हैं और इसमें बहुत ज़्यादा लार्जर प्रोपोर्शन होता है कि इस चीज़ का। डेल्टा वेव्स अकरिंग ड्यूरिंग स्टेज 4 एंड द लास्ट स्टेज ऑफ स्लीप इज़ कॉल्ड रैम और रैपिड आई मूवमेंट। सो डेल्टा में हम यहाँ पर अब कम्प्लीटली सो चुके हैं। अब उसके बाद यहाँ पर रैपिड आई मूवमेंट नहीं हो रही होती स्टेज 1, 2, 3 एंड 4 में, लेकिन जैसे ही हम REM मतलब रैपिड आई मूवमेंट में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी ब्रेन की एक्टिविटी बिल्कुल उस तरह से नहीं होती है जिस तरह पहले हो रही थी। आपको बहुत हाई एम्पलीट्यूड इनके नज़र आ रहे हैं, लेकिन रैम स्लीप में ये यहाँ पर हम कम्प्लीटली सो चुके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर हमारे ब्रेन, अगर हम वहाँ पे ड्रीम रैपिड आई मूवमेंट होती है, अगर हमारी यहाँ पे कोई ड्रीमिंग चल रही है तो हमारे ब्रेन के डिफरेंट एरियाज उस ड्रीम से रिलेटेड यहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन इट सेल्फ कॉन्शियस नहीं होते हम, हमारी बॉडी ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेक जब हम जाग रहे होते हैं तो अल्फ़ा वेव्स हमारी जो फ्रीक्वेंसी के, अगर हम इसको हार्ट्स में भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा वेव साइकिल होता है इसमें फ्रीक्वेंसी हार्ट्स, अल्फ़ा में हमारी फ्रीक्वेंसी के हार्ट्स जो इसका यूनिट है मेजरिंग का वो 8 to 12 हार्ट्स होता है अल्फ़ा में। देन स्टेज 1 जिसको हम थीटा वेव्स भी कहते हैं, उसमें हमारे पास नॉन रैम स्लीप है, 4 to 7 हार्ट्स होती है हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट। स्टेज 2 में नॉन रैम स्लीप जिसको हम, जहाँ पे आपको स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्सेस मिलेंगे, उस वहाँ पे फ्रीक्वेंसी 12 to 14 हार्ट्स होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है हमारी स्लीप स्पिंडल और के कॉम्प्लेक्सेस में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 to 14। देन स्टेज 3 जिसको हम डेल्टा वेव्स कहते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 0 to 3 हार्ट्स होती है। हम यहाँ पे सो चुके हैं, अब हमें किसी चीज़ का कोई होश नहीं है। स्टेज 4 भी, जिसको भी हम नॉन रैम स्लीप कहते हैं, ये भी डेल्टा में आती है, 0 to 3 हार्ट्स। मोस्टली जो हमारे पास बुक्स हैं वहाँ पे स्टेज 3 और 4 को इकट्ठा कर दिया है क्योंकि यहाँ पर कोई सच खास चेंज नहीं देखने में मिलता। स्टेज 5 है हमारे पास रैम स्लीप। रैम स्लीप में अल्फ़ा, बीटा और थीटा वेव्स आपको सारी ही मिलेंगी, जहाँ पे हम अवेयर भी होते हैं, हम जाग भी रहे होते हैं, लेकिन हम अनकॉन्शियसली जाग रहे होते हैं। सो दैट इज़ द रैम स्लीप।
सो के कॉम्प्लेक्सेस क्या हैं, ये बहुत काफ़ी लार्ज होते हैं लेकिन इसमें वेव्स काफ़ी स्लो होती हैं। द स्केलेटल मसल्स रिलैक्स ड्यूरिंग दिस पोर्शन ऑफ स्लीप। यहाँ पे हमारे जितने भी स्केलेटल मसल्स होते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। जैसे अगर हमने चेक करना है कि कोई सो गया या नहीं तो हम उसका हाथ उठाते हैं और फिर छोड़ देते हैं कि अच्छा वो प्री मूव हो रहा है, उसमें किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दैट मीन्स कि बंदा सो गया है। सो इन स्टेज 3 and 4 डेल्टा वेव्स आर मोस्ट कॉमन। ये हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास नॉन रैम स्लीप क्या होती है, या NREM या फिर नॉन रैम स्लीप। इसमें हमारी आईज जो होती हैं वो स्टिल होती हैं, इनमें किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। अब हमारे जो रिसर्चर्स थे इन्होंने हमारी आइज़ किस तरह से मूव होती हैं रैम स्लीप के दौरान, उन्होंने इसको डिस्कवर किया और उन रिसर्चर्स का नाम क्या था, यूजीन एसरिंग्से एंड नथानियल क्लेमैन। ये हमारे पास दो रिसर्चर्स थे, यूजीन एसरिंग्से एंड नथानियल क्लेमैन। इन दोनों रिसर्चर्स ने हमारी रैपिड आई मूवमेंट जो हमारी स्टेज है, 5th स्टेज है, इसमें हमारी आइज़ किस तरह से मूव करती हैं, इन्होंने उसको डिस्कवर किया। अब दिस स्टेज ऑफ स्लीप इज़ टिपिकली एसोसिएटेड विद ड्रीमिंग। यही वो स्टेज है रैम स्लीप जिसमें हमें मोस्टली ख्वाब आते हैं। ऑल्दो इट इज़ नॉट द ओनली स्टेज ऑफ स्लीप इन विच ड्रीमिंग अकर्स। हालांकि ये सिर्फ यही एक स्टेज नहीं है जिसमें ड्रीम ख्वाब आते हैं, लेकिन और भी स्टेजेस में आते हैं, लेकिन इस स्टेज में ज़्यादा आते हैं। इन रैम स्लीप अवर ब्रेन वेव्स आर मोस्टली थीटा एंड बीटा। रैम स्लीप में हमारे ओके बेटा वेट कर। रैम स्लीप में जैसे मैंने आपको अभी पिक्चर में भी दिखाया कि ज़्यादातर जो वेव्स होती हैं वो बिल्कुल वैसी ही होती हैं जैसे थीटा और बीटा वेव स्टेज में आपने देखा वेव्स किस तरह की बनती हैं। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी डीप स्टेज ऑफ स्लीप। ये काफ़ी डीप स्टेज होती है स्लीप की। इसमें हमारे स्केलेटल मसलर टोन जो होते हैं काफ़ी सप्रेस्ड होती है, बट इन विच आवर ब्रेन वेव्स रिजेंबल्स दोज ऑब्जर्व व्हेन वी आर नियरली अवेक हैज़ लेड टू इन्वेस्टिगेटर्स टू रेफर टू रैम स्लीप एज पैराडॉक्सिकल स्लीप। अब ये कौन सी स्लीप होती है, जब हमारे स्केलेटल मसल्स टोन तो सप्रेस होती है लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, आसपास नियरली जागने के करीब होते हैं हम इसमें, तो वहाँ पर हमारी जो स्टेज होती है हम मूव नहीं कर सकते, हमारे स्केलेटल मसल सप्रेस हुए होते हैं, तो उस स्टेज को हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। ठीक है, जब हम आसपास की हमारी ब्रेन वेव्स हैं वो ऑब्जर्व भी कर सकती हैं और ऑलमोस्ट जागने के करीब भी हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे स्केलेटल मसल्स भी सप्रेस्ड हैं, तो इस नॉन रैम स्लीप की स्टेज को हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल स्लीप। अब हमारी जितनी भी स्लीप साइकिल्स होते हैं इनका जो साइकिल है वो ऑलमोस्ट 90 मिनट्स लॉन्ग होता है। ये सारे साइकिल्स जो हमने पढ़े हैं ना, स्टेजेस पढ़ी हैं, ये रिपीट होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप 7.5 घंटे सोते हैं तो हम इन साइकिल्स को 5 टाइम्स एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, वी ड्रिफ्ट थ्रू द स्टेजेस ऑफ स्लीप एज फॉलोज। अब कौन सी स्टेज में हम कितना टाइम स्पेंड करते हैं, यहाँ पे उसका चार्ट है। स्टेज 1 में हम ऑलमोस्ट 5 मिनट्स स्पेंड करते हैं, उसके बाद हम स्टेज 2 में चले जाते हैं, दैट इज़ अबाउट 20 मिनट्स। दैन स्टेज 3 इज़ फॉर अनदर 10 मिनट्स। स्टेज 4 पे हम फिर से 30 मिनट्स स्पेंड करते हैं। इसके बाद हम स्टेज 3 पे वापस जाते हैं और 10 मिनट्स वहाँ पे फिर से स्पेंड करते हैं। फिर स्टेज 2 में आते हैं जहाँ पर हम 10 मिनट्स स्पेंड करते हैं। उसके बाद स्टेज 1 में जाते हैं जहाँ पे हम 1 और 2 मिनट्स हम वहाँ पे दोबारा से स्पेंड करते हैं। उसके बाद हम एंटर होते हैं रैम स्लीप में, और रैम स्लीप में हम ऑलमोस्ट 10 मिनट्स तक रहते हैं। ठीक है, तो ये पूरा साइकिल होता है, एक साइकिल कंप्लीट होता है, उसके बाद जैसे ये ख़त्म होता है हम दोबारा से पहला साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम ऑलमोस्ट 7.5 घंटों में इसके 5 साइकिल्स पूरे करते हैं। As the period of sleep progress, stage 3 and 4 diminish and eventually disappear. Meanwhile, the REM or dream sleep gets longer until near morning when the dreams are approximately 1 hour long. तो बाकी स्टेज 3 और 4 तो जल्दी डिसअपेयर हो जाती है, जिसको हम डेल्टा वेव्स जहाँ पे अपेयर होती हैं। मायरा
उसके बाद जब हम ऑलमोस्ट सुबह होने वाली होती है तो हम ज़्यादातर टाइम इसमें गुजारते हैं रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में, जहाँ पे हमें ख्वाब आ रहे होते हैं और ऑलमोस्ट हम इसमें 1 घंटा भी गुजार देते हैं। बिकॉज ऑफ देयर प्रॉक्सिमिटी टू एन अवेकन स्टेट एंड देयर लेंथ, ड्रीम्स अकरिंग टुवर्ड द एंड ऑफ स्लीप आर मोर ईजिली रिमेंबर। तो इसी तरह जब हम वो ख्वाब, ऐसे ख्वाब जब हम सुबह के टाइम देखते हैं, जब हम जागने वाले होते हैं, तो हमें वो ख्वाब ज़्यादा याद रह जाते हैं। और बाकी सारे जो हमने इतने साइकिल्स गुजारे हैं उसमें भी रैपिड आई मूवमेंट हुई थी, उसमें जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो हमें याद नहीं रहते, और वो याद रहते हैं जो हम उस वक्त देखते हैं जब ऑलमोस्ट हम उठने वाले होते हैं। अब इसी तरह हमारे पास एक स्लीप रिसर्चर थे जिनका नाम था विलियम डेमेंट। इन्होंने जो स्लीप डेप्रीवेशन के इफ़ेक्ट्स होते हैं रैम स्लीप में, उन्होंने उसको नोटिस किया कि अगर रैम स्लीप के दौरान अगर किसी बंदे को उठा दिया जाए तो डेफिनेटली स्लीप डेप्रीवेशन होगी। कि वो स्टेज उन्होंने पूरी करनी थी और वो पूरी नहीं की और उसी दौरान उनको उठा दिया। अब क्या होगा? By depriving participants of REM sleep, waking them every time they entered a REM sleep period। तो जैसे ही वो REM sleep period में एंटर होते थे उनको उठा देते थे और फिर उनको अलाउ करते थे कि अब आप नॉर्मली सो जाएं, जैसे आप सो रहे थे, मतलब उठा दिया फिर से सुला दिया। जैसे हम कहते हैं यार इतना अच्छा ख्वाब देख रहा था मुझे, आपने उठा दिया। तो ये इस तरह का एक्सपेरिमेंट इनके साथ। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने नोटिस किया कि जब हम इनको इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जब हम इनको उठाते हैं और फिर उनको सुला भी देते हैं इस स्टेज में, तो पार्टिसिपेंट्स रैम पीरियड्स इंक्रीज्ड फ्रॉम द नॉर्मल 90 मिनट्स ऑफ रैम पर नाइट टू 120 मिनट्स ऑफ रैम स्लीप इन द पीरियड इमीडिएटली आफ्टर फॉलोइंग द डेप्रीवेशन। जब उठाने के बाद उनको सुला दिया जाता था, तो क्योंकि ये हमारा जो रैम स्लीप का पीरियड है वो 90 मिनट्स एक नॉर्मल ड्यूरेशन है, तो वो वहाँ से इंक्रीज़ होकर 120 मिनट्स तक चली गई जब उन्होंने ज़्यादा टाइम रैम स्लीप में के पीरियड में गुजारा ताकि वो उस डेप्रीवेशन को पूरा कर सकें। सो ये वाली सारी जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं रैम रीबाउंड। इससे हमें ये पता लगता है कि वी नीड टू स्लीप, हमें सोने की सख्त ज़रूरत है। अगर आपको रैम स्लीप में उठा दिया जाए तो आपका स्लीपिंग ड्यूरेशन बढ़ जाता है। Part we will cover in the part 2, so keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one.